हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम मृदा के बारे में पढ़ रहे थे और हमने मृदा के प्रकार और मृदा की जो परिच्छेदिका है उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जेट स्ट्रीम और वायु राशियाँ। तो आज हम सबसे पहले जेट स्ट्रीम के बारे में देखते हैं कि जेट स्ट्रीम है किसे कहते हैं, जेट स्ट्रीम क्या होते हैं। तो देखिए जेट स्ट्रीम के बारे में हम देखिए जेट स्ट्रीम है वो अपने मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों का मतलब है ये हमारा ग्लोब है और ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या फिर भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 या 35 डिग्री अक्षांशों पर, 30 और 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर ये हमारे मध्य अक्षांश हो गए। तो मध्य अक्षांशों पर चलने वाली क्षोभ मंडल में, मध्य अक्षांशों के ऊपर क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत मतलब क्षोभ सीमा पर, क्षोभ सीमा पर चलने वाली तेज हवाएं होती हैं। जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? अपने मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों के अंतर्गत क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत होती है क्षोभ सीमा पर चलने वाली एक तेज हवाएं होती है जिन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। उनकी गति बहुत तेज होती है और ये जो जेट स्ट्रीम है वो लहराकार रूप में चलती है, लहराकार या फिर सर्पिले आकार में, सर्पिले आकार में चलती है। ठीक है, सर्पिले आकार में और लहरादार, लहरनुमा आकृति में जो हवाएं चलती हैं क्षोभ सीमा के ऊपर, उसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। इनकी गति होती है, इनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा, इनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इनकी जो मोटाई होती है 2 से लेकर 3 किलोमीटर इनकी मोटाई होती है। और इनकी चौड़ाई होती है, इनकी चौड़ाई 40 से लेके और 60 किलोमीटर तक इन जेट स्ट्रीम की जो ये हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती है क्षोभ सीमा के ऊपर, इनकी चौड़ाई होती है 40 से लेके 60 किलोमीटर तक। तो मतलब जेट स्ट्रीम के बारे में हम साधारण से रूप में हम समझते हैं। तो जेट स्ट्रीम मध्य अक्षांशों में वायुमंडल में क्षोभ सीमा के ऊपर चलने वाली एक सर्पिले आकार में चलने वाली तेज हवाएं होती हैं जिनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से होती है। मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलती हैं। इनकी मोटाई होती है 2 से लेकर 3 किलोमीटर और इनकी चौड़ाई होती है 40 से लेकर 60 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई होती है। और ये जो हवाएं हैं, ये जो जेट स्ट्रीम जो हवाएं हैं वो शीतकाल में इनकी गति तीव्र होती है। इनकी जो गति होती है, इनकी जो ये गति होती है वो शीतकाल में अधिक होती है, शीतकाल में अधिक, और ग्रीष्म काल में इनकी गति मंद हो जाती है। ग्रीष्म काल में इनकी जो गति है वो मंद हो जाती है। ठीक है, मतलब ये जो जेट स्ट्रीम जो हवाएं चलती है वो शीतकाल में तेज गति से चलती है और इनकी जो मंद गति है वो ग्रीष्म काल में मंद हो जाती है। और ये जो जेट स्ट्रीम है वो परिवर्तित भी होते रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। और लेकिन ये जो जेट स्ट्रीम है वो सर्दियों में, गर्मियों में जेट स्ट्रीम चले जाते हैं ध्रुवों की ओर, गर्मियों में ध्रुवों की ओर खिसक जाती है। ठीक है, गर्मियों में ध्रुवों की ओर खिसक जाते हैं जेट स्ट्रीम और सर्दियों में ये वापस चलते हैं भूमध्य रेखा की ओर। गर्मियों में, सर्दियों में भूमध्य रेखा की ओर आ जाते हैं और गर्मियों में ये चले जाते हैं ध्रुवों की ओर। इस प्रकार से स्थानांतरित होते रहते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो फिर हम इसके बारे में आगे देखें तो इन जो ये जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं, पवन है, इन धाराओं का जो सर्वप्रथम इनके बारे में जाना गया द्वितीय विश्व युद्ध में इनके बारे में सबको पता चला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन पवनों की जानकारी हो पाई और उसके बाद द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद इनके विषय में वो ज़्यादा खोजबीन प्रारंभ की गई।
ठीक है। तो देखिए इसके आगे हम देखते हैं तो ये जो जेट स्ट्रीम है इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला इनका प्रकार है उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम और दूसरा है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। मतलब जेट स्ट्रीम धाराओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम और दूसरे हैं ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। तो हम सबसे पहले जो उपोष्णकटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम है इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए जो उपोष्णकटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम है वो कहाँ पे चलती है, मध्य अक्षांश में। जहाँ पे उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, मतलब 30 से लेकर 35 डिग्री जो अक्षांश है उत्तरी और दक्षिणी, 30 से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये जो उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम धाराएं हैं वो प्रवाहित होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखें इन पवनों के बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में, उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम के बारे में हम देखते हैं। तो ये पवनें वर्ष भर बहती रहती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन क्रिया के कारण होती है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी की घूर्णन क्रिया के कारण। मतलब जेट स्ट्रीम धाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही इन जेट स्ट्रीम में ये जो पवनें हैं इनका विकास हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई है। तो देखिए जब ये जो अपना यहाँ पे विषुवत रेखा है, तो देखिए विषुवत रेखा के पास में पृथ्वी की घूर्णन गति तेज होती है और इसी कारण से यहाँ पे जो धाराएं चलती है इनकी गति तेज होती है। मतलब जो विषुवत रेखा के ऊपर जो जेट स्ट्रीम पवनें चलती है उनकी गति तेज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो भी तेज होती है। इसी कारण से यहाँ पे चलने वाली जेट स्ट्रीम की पवनी गति भी तेज होती है। और उसके बाद हम देखते हैं इनके बारे में, हम देखें तो देखिए जो कोरियस बल है, इनका जो प्रभाव है ये कोरियस बल से प्रभावित होती है। कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल से भी ये पवनें हैं वो प्रभावित होती है और कोरियोलिस बल लगने के कारण से इनकी जो गति है वो परिवर्तित होती रहती है। और कोरियोलिस बल के कारण ही ये जेट स्ट्रीम है वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से चलती है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है। मतलब कोरियोलिस बल के कारण ही ये जो जेट स्ट्रीम पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद अगली जो जेट स्ट्रीम पवनें हैं वो है मध्य अक्षांश या ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम। दूसरी है ध्रुवीय। जेट स्ट्रीम। देखिए इनके बारे में हम देखते हैं तो इनके ऊपर तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तापमान का प्रभाव ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में पड़ता है। और इनकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है, 40 से लेके और 60 डिग्री अक्षांशों पर, ध्रुवों पर। मतलब इस क्षेत्र में यहाँ से 40 से लेके और 60 डिग्री तक, 40 से लेके और 60 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश और 40 से लेके 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक इन ध्रुवीय जो जेट स्ट्रीम है इनका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु में ये ध्रुवों की ओर, ग्रीष्म ऋतु में ये जो जेट स्ट्रीम पवनें हैं वो ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों की ओर और शीत ऋतु में भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार से ये पवनें भी स्थानांतरित होती रहती हैं।
तो ये है हमारे जेट स्ट्रीम के बारे में हम देख लिया। जेट स्ट्रीम है जो क्या है, मतलब मध्य अक्षांशों में क्षोभ मंडल के ऊपर, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है, क्षोभ सीमा के ऊपर चलने वाली तेज हवाएं हैं, तेज सर्पिल आकार में चलने वाली ये तेज हवाएं हैं, इन्हीं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम और ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, जिनके बारे में हमने देख लिया है। उसके बाद हमारा अगला है वायु राशियाँ। वायु राशियाँ, देखिए हम देखते हैं वायु राशियाँ किसे कहते हैं। इनके बारे में देखिए कि वायुमंडल में एक विस्तृत और घने भाग को, मतलब वायुमंडल का एक बहुत बड़ा विस्तृत और घना भाग जिसकी भौगोलिक दशाएं समान हो, उसे हम कहते हैं वायु राशि। मतलब वायु राशियों के बारे में हम देखें, वायु राशियाँ, तो देखिए वायुमंडल का एक विस्तृत, मतलब बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ एक विस्तृत और घना भाग जिसकी भौगोलिक दशाएं जिसकी भौगोलिक दशाएं जिसमें विशेष रूप से तापमान और आर्द्रता समान हो, उसे हम कहते हैं वायु राशियाँ। ठीक है, तो वायु राशियाँ किसे कहते हैं? वायुमंडल का एक विस्तृत और घना भाग जिसकी भौगोलिक दशाएं, जिसमें मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता समान हो, उसे ही हम वायु राशियाँ कहते हैं। तो ये वायु राशि की परिभाषा है कि वायु राशि हम किसे कहते हैं। तो देखिए वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग, वायुमंडल का एक सबसे बड़ा एक विस्तृत भूभाग जिसकी जो भौगोलिक दशाएं जिसमें मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता वो समान हो, उसे ही हम वायु राशि कहते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं, सामान्यतः वायु राशि सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती है, उसकी कई परतें होती हैं। इनका जो विस्तार होता है कई किलोमीटर तक, होता है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्रफल पर होती है और इनमें विभिन्न परतें भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये है वायु राशियाँ। फिर इसके बारे में हम देखते हैं उत्पत्ति क्षेत्र। तो देखिए जिस क्षेत्र के ऊपर वायु राशियाँ उत्पन्न होती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति क्षेत्र। और वायु राशियों के उत्पन्न होने के लिए विभिन्न दशाओं का होना आवश्यक है। तो हम उन दशाओं के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी दशाएं वायु राशियों के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है। तो पहली है विस्तृत एवं समान स्वभाव वाला क्षेत्र। विस्तृत व समान स्वभाव वाला क्षेत्र, मतलब वायु राशियों के उत्पन्न होने के लिए एक विस्तृत क्षेत्रफल होना चाहिए, उसका स्वभाव भी समान होना चाहिए। स्वभाव समान का मतलब है कि भौगोलिक दशाएं समान हो, तापमान समान हो, उसकी आर्द्रता समान हो, उसकी जलवायु समान हो। मतलब एक वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र के लिए सबसे पहली आवश्यक दशा है कि उसका क्षेत्रफल विस्तृत हो और समान स्वभाव हो। ठीक है, अगली दशा है वायु की गति बहुत कम होनी चाहिए। दूसरी है वायु की गति बहुत कम, मतलब दूसरी वायु राशियों के उत्पन्न होने के लिए दूसरी आवश्यक दशाएं हैं कि वायु की गति बहुत कम होनी चाहिए, बहुत मंद होनी चाहिए, और मंद वायु की गति हो उसी क्षेत्र में वायु राशियाँ उत्पन्न हो सकती है। तेज हवाओं वाले क्षेत्र में वायु राशि उत्पन्न नहीं हो सकती है। तीसरी आवश्यक दशा है वायुमंडल संबंधी दशाएं लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए। वायुमंडल संबंधी
आवश्यक दशाएं, आवश्यक दशाएं लंबे समय तक स्थिर, लंबे समय तक स्थिर होनी चाहिए। मतलब जो वायु राशि है वो वायु राशि ऐसे क्षेत्रफल ऐसे ही वातावरण में उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ की वायुमंडलीय दशाएं हैं जो लंबे समय तक स्थिर रहें। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ समय बाद वहाँ का वायु जो तापमान है वो परिवर्तित हो जाए या फिर वहाँ की आर्द्रता परिवर्तित हो जाए। मतलब एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसकी जो जलवायु संबंधित दशाएं हैं बहुत लंबे समय तक स्थिर रहे, उनमें कोई परिवर्तन बार बार उनमें परिवर्तन नहीं हो। ऐसे क्षेत्र में वायु राशि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 है उत्पत्ति क्षेत्र के लिए आवश्यक